नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसकी कार्रवाई शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि एज सुन एज पॉसिबल मतलब यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया की कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि नाम भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। कई सारे बीजेपी के लीडर्स पत्रकारों को इसकी जानकारी दे रहे हैं कि वो नाम कौन है। कुल मिलाकर के 4 नामों के ऊपर चर्चा चल रही थी, लेकिन एक नाम पे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लीडर्स उस पर सहमति बना चुके हैं और जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरा से वापस लौटेंगे, मालदीव और यूके मतलब ब्रिटेन वो जा रहे हैं, जब वहां से लौट कर आएंगे तो उस नाम को फॉर्मली घोषित कर दिया जाएगा। वो नाम कौन है इसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जगदीप धनखड़ साहब ने अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया। कोई हेल्थ कारण नहीं थे, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है और आज पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ बैठक हुई, नामों के ऊपर चर्चा हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बता रहे हैं कि वो नाम कौन है और क्यों उस शख्स को फाइनल किया गया है, उससे क्या फायदे हैं और किस तरीके से वो धनखड़ साहब से एक बेहतर ऑप्शन है, इसके बारे में भी डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम जिस पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी में हुई, मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा हुई कि शायद राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले बार भी उनको कहा गया था कि आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया था। वो स्वयं मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने से मना कर दिया था, तो वो तो रूल आउट पिछली बार ही हो गया था। तो इस बार इसकी संभावना बिल्कुल कम लग रही है, बिल्कुल ना के बराबर। दूसरा नाम जिसके ऊपर चर्चा हुई कि जेपी नड्डा शायद बन सकते हैं और बड़ा फेमस उनका परसों का वो बयान कि जो मैं चाहूंगा वही रिकॉर्ड पे जाएगा, हालांकि उन्हें मिसकोट किया गया, लेकिन जेपी नड्डा का नाम इसलिए नहीं हो सकता है कि जिस तरीके से अचानक से इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ, ये अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2 मंत्रालय को देख रहे हैं, तो ये मामला कुछ जम नहीं रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने कहा कि नहीं, इसकी तो कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कब तक ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और अध्यक्ष पद से सीधे आप उनको बना दें उपराष्ट्रपति, तो उसके संभावना भी जो है वो बिल्कुल कम है। एक और बात चल रही थी कि क्या जेडीयू के तरफ से जो अभी डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश जी को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो कट गया है। एक और नाम चर्चा में चली नीतीश कुमार की, तो कल ही हमने बताया था कि नीतीश कुमार के बारे में चर्चा तो हो रही है, लेकिन संभावना इसकी कम है। लेकिन अगला उपराष्ट्रपति बिहार से ही होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं और वो नाम है आरिफ मोहम्मद खान साहब का, जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। एक ऐसा नाम जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से लेकर के सारे लोग इस बात पर सहमत हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं सेक्युलर पार्टियों की तरफ से। तो अगर आपके पास उपराष्ट्रपति के लिए एक ऐसा चेहरा सामने आ जाएगा तो चीजें बिल्कुल बदल सी जाएंगी। और क्यों ये सबसे बहुत ही मुफीद नाम है,
इसको जरा पॉइंट से समझते हैं कि क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बता रहे हैं कि भाई क्यों उनके नाम को फाइनल किया जाएगा। पहली चीज, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हाईली रेस्पेक्टेबल। सही बात है, किसी को भी उठा करके उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। धनखड़ साहब एक वरिष्ठ व्यक्ति भी थे, पढ़े लिखे भी व्यक्ति थे, क्योंकि काम ऐसा है कि इसमें आपको एक बहुत ही कैपेबल और नॉलेजेबल पर्सन की आवश्यकता होती है। तो ये कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान इस दोनों ही चीजों में वो क्वालिफाई करते हैं। राजनीतिक तौर पे भी वो सबसे मुफीद नाम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेजेबल तो हैं वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, हैज हैंडल्ड मिनिस्ट्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यपाल भी रहे, केरल में राज्यपाल रहे, उसके बाद उनको बिहार सौंपा गया। और सबसे बड़ी चीज, ये बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल, ये नहीं कि राज्यपाल बन गए तो बवाल काट रहे हैं, कुछ हो रहा है। केरल से कुछ खबर आई थी, लेकिन ही स्टूड हिज ग्राउंड। संविधान की जानकारी आरिफ मोहम्मद खान को इस कदर है कि इनके मुकाबले अभी पार्लियामेंट के अंदर बहुत कम ही लोग होंगे जो इनसे संविधान के ऊपर बहस जीत पाएंगे। तो कैपेबल भी है, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेजेबल भी है और एक महान विद्वान आदमी तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सिर्फ यही खासियत नहीं है, खासियत यह है कि वो ही इज द फेस ऑफ प्रोग्रेसिव एंड थिंकिंग मुस्लिम्स। ये आजकल जितना जो कंट्रोवर्सी वगैरह चल रहा है, वो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम और थिंकिंग मुस्लिम, उसका वो चेहरा है। वो कोई रूढ़िवादी कट्टरपंथी नहीं है, उनके खिलाफ रहते हैं। ही इज अपोज टू इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हमेशा उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है और उसे बड़ा खतरा बनाया है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, वो किस तरह की किताबें देवबंद के मदरसों में पढ़ाई जाती है, उन सब के खिलाफ वो खुल के बोलते आए हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। सबसे बड़ी चीज, ही रिस्पेक्ट्स इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, और बड़ा सम्मान है हिंदुस्तान की सोसाइटी। ये बाबर, अकबर, इनको अपना जो है पूर्वज नहीं मानते। हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान के कल्चर के वो हमेशा समर्थक रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, अपोज टू ट्रिपल तलाक। ये बड़ी लंबी कहानी है। ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय इन्होंने बकायदा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उस समय वो मंत्री थे, राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में ये मंत्री थे। आप ये समझिए, इतने सीनियर व्यक्ति हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मालूम है क्यों? ये शाहबानो केस के बारे में आपने सुना होगा कि एक बूढ़ी महिला को तलाक दिया गया, लेकिन कोई पैसे नहीं दिए गए, कोई एलिमनी नहीं दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट में जीत जाती है, तो देश भर में जैसे अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हंगामा कर रहा है कि ये तो सब इस्लाम के ऊपर हमला हो गया, और पूरे देश में इन लोगों ने बवाल किया और राजीव गांधी झुक गए। उस समय वो आरिफ मोहम्मद खान साहब मंत्री हुआ करते थे। हमने उनका एक इंटरव्यू लिया था और पहली बार उन्होंने ये खुलासा किया था कि उन्होंने राजीव गांधी को जाकर के ये बात कही कि इन कट्टरपंथियों के सामने मत झुकिए, ये कोई धर्म का मामला नहीं है। कट्टरपंथी ये तो पूरे देश में जो है वो बवाल कटवा देंगे, मामला देश को तोड़ने का काम करेंगे। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, उसको भी जरा सुन लीजिए। अगर सरकार ने ये हिम्मत दिखाई होती 86 में और ये कहा होता कि मैंने यही शब्द मैंने सजेस्ट किए थे राजीव जी को, जो मैं, और ये शायद मैं पहली बार बोल रहा हूँ किसी से। मैं उनके पास गया और मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी के पास मैं गया और मैंने कहा, राजीव जी
आप कहिए जोर से, ये रिएक्शन नहीं आएगी फिर। आप कहिए जोर से कि भारत भूमि धर्म भूमि है। किसी कम्युनिटी को तो छोड़ दीजिए, संप्रदाय को छोड़ दीजिए, अगर एक व्यक्ति भी यहां अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चिंतित होगा तो सरकार अपनी ये जिम्मेदारी समझती है कि उसकी चिंता को दूर करेगी। अच्छा, अगर एक आदमी भी चिंतित होगा तो हम उसकी चिंता को दूर करेंगे। लेकिन वो लोग जो अलगाववाद का नारा लगाते हैं, वो लोग जो रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं समाज को बांटने के लिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्या कहा इस पर? अच्छा लगा, लेकिन वो समझौता ऑलरेडी कर चुके थे। उन्होंने मेरे शब्द अच्छा, मैं कहता हूं उसके बाद यही काम किया होता अगर, और इनको पीछे रख के किया होता कि हम इनसे नहीं बात करेंगे, तो भी देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई होती। और ये आप पहले आदमी हैं जिसको ये बात मैं बता रहा हूं। मैं खास तौर से गया, मैंने कहा कहिए कि हमारा देश तो धर्म भूमि है। एक आदमी भी अगर चिंता करेगा अपनी धार्मिक आस्था को लेकर, हम उसे दूर करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन जो लोग धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं समाज को बांटने के लिए, हमारे समाज को कमजोर करने के लिए, ना हम उनसे बात करेंगे, ना किसी किस्म का उनसे समझौता करेंगे। ये मैंने कहा था। मतलब कट्टरपंथियों के खिलाफ वो अभी से नहीं, ऐसा नहीं कि 2014 के बाद उन्होंने अपनी राय बदली हो, जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने राय बदल ली, बहुत सारे नेताओं ने राय बदल ली। यह उस वक्त की बात है कि जब वो एक मंत्री हुआ करते थे, अपने प्रधानमंत्री को जाकर के उन्होंने कहा और बाकायदा उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर दिया था। अभी वक्फ का मसला चल रहा है तो ही इज अ सपोर्टर ऑफ चेंजेस इन वक्फ बोर्ड। ये वक्फ के खिलाफ बड़ा ही तार्किक उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए कि वक्फ में बदलाव की क्यों आवश्यकता है। मतलब ये कि आइडियोलॉजिकली तो सूटेड है ही, साथ ही साथ पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो ब्लो टू सेकुलर पॉलिटिक्स। ये जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमान के नाम पे ये जो बवाल काटते रहती हैं, इनको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। क्यों झटका लग जाएगा? सेकुलर पार्टीज विल बी फोर्स टू सपोर्ट हिम। जैसे कलाम साहब जब चुनाव पे आए, बहुत सारे लोगों की राय बदल गई, मजबूरन उनको वोट करना पड़ा। इस नाम के आते ही आप देखिए कि ममता बनर्जी हो कि आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, क्योंकि ये तो सीक्रेट बैलेट होगा, तो एक मैसेज भी चला जाएगा, सरकार की गरिमा भी बढ़ेगी, ये जो एंटी मुस्लिम एक जो दाग है वो भी धुलेगा। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के इतिहास, मुगलों के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ बोलने वाला एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर, वो उपराष्ट्रपति बनेगा। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर नाम कोई नहीं मिलेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लीडर्स, सांसद, वो पत्रकारों को बता रहे हैं कि शायद इनके नाम पे मुहर लग गई है, बस प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटेंगे और इनकी नाम की घोषणा कर दी जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।